गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट है आपको मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, एक्सरसाइज 4 एनसीईआरटी। प्रीवियस एक्सरसाइज ऑलरेडी आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ चुके हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है आपको मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। सबसे पहले ये बता दूं कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का मतलब क्या हो गया। यानी मूविंग चार्ज का मतलब चार्ज अगर मोशन में रहेगा तो चार्ज के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हो गया मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का मतलब ये कि चार्ज के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इससे पहले एक और चीज़ आप जान लें, अगर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो स्टैटिक कंडीशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अगर मूविंग कंडीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर एक्सिलरेटिंग कंडीशन में है तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। क्या बोले एक बार फिर से, चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो चार्ज मोशन में है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज एक्सिलरेटिंग मोड में है तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट पे जाएंगे। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म को सबसे पहले किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? ऑस्टर्ड साहब के द्वारा। इसीलिए हम सबसे पहले ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो देखिए ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बाद में लैंग्वेज पे जाएंगे, पहले आ जाए फिगर पे। सबसे पहले ये एक देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक वायर ले लिए और ये वायर लिए, इसके नीचे जैसे स्टैंड टाइप का आपको लगाया हुआ है एक मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल लगा दिए बिल्कुल इस तरह से। ये मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टली घूम रहा है। ध्यान से एक चीज़ हम फिर से बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। एक वायर ले लिए, वायर के नीचे आप देख रहे हैं एक नॉर्थ साउथ दिख रहा है, एक मैग्नेटिक नीचे हम बोल रहे हैं वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ लगा दिए और इस तरह से लगाए कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर पाए। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम इसको बोले तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए कि मान लिया जाए यहाँ पे एक वायर है और एक मैग्नेटिक नीडल है इसके नीचे, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। यानी वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ध्यान से देखिए वही फिगर ए में है, इसमें कनेक्शन नहीं है इस केस में। जब इस केस में कनेक्शन नहीं है तो यहाँ आप देखिए मैग्नेटिक नीडल पहले से, ये फिगर 1 है, इस फिगर में आप देखेंगे मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। चूँकि जब किसी बार मैग्नेट को आप फ्रीली छोड़ देते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं सबसे नीचे, इस फिगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्विच मान लो ऑफ है, ये यहाँ पे स्विच लगा दिए, इसको ऑफ कर दिया। अगर स्विच ऑफ है तो इसमें करंट नहीं जाएगा। ये जो वायर ए बी है, इस वायर ए बी में करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक नीडल जो है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक वायर है, जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास किए तो जैसे ही पास किया तो यहाँ जो मैग्नेटिक नीडल पहले से किस पोजीशन में था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, मैग्नेटिक नीडल अगर ए से बी करंट जा रहा है, जैसे ये मैग्नेटिक नीडल है नॉर्थ साउथ, डिफ्लेक्ट हो गया यानी ये मुड़ गया इधर की ओर, तो इधर की ओर मुड़ गया, इसका मतलब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। तो ये हमेशा होता क्या है, इसका जो डायरेक्शन चेंज होता है, जिस डायरेक्शन में करंट गया उसको अपोज करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ऐसे करंट जा रहा है तो इसको अपोज करने का मतलब अगर ऐसे है तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, इसका मतलब इसको अपोज कर रहा है। अगर ऐसे करंट मान लिया जाए इस वे में जा रहा है तो इस वे में जा रहा है तो अब इसको अपोज करना, इसका मतलब ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कि हम लोग क्या किए थे, एक कंडक्टिंग वायर लिए ए बी, उस कंडक्टिंग वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल लिए जो कि आपको NS दिखा रहा है फिगर में, उसको नीचे प्लेस कर दिए वायर के नीचे और इस तरह से प्लेस किए कि वो हॉरिजॉन्टली क्या करे, घूम पाए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करे, वो इजीली घूम पाए। अगर वो इजीली घूम पाएगा तो उस केस में क्या किया, पहले वाले फिगर में, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में इसको स्विच ऑफ किए थे तो हम देखे थे मैग्नेटिक नीडल के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब देखिए दूसरे वाले फिगर में जाएंगे, सेकंड फिगर ये है। इस फिगर में जैसे ही करंट पास करते हैं, ए से करंट कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर, तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन होता है इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल फ्लक्चुएट करेगा और वो मुड़ेगा तो ये किधर की ओर मुड़ गया,
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और एक चीज़ देखिए, करंट के अपोजिट अगर ए से बी जा रहा है तो ऑब्वियसली ए से बी, जैसे ये ए से बी है तो ये हमेशा इसको अपोज करेगा, इसका मतलब ये हमेशा ए की तरफ रहेगा, नीडल का डिफ्लेक्शन, तो वही नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। इसी तरह देखिए आफ्टर सम टाइम इंटरवल अगर इसके पोलरिटी को चेंज किया, जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था वहाँ पे अब निगेटिव दिए, जहाँ पे निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव। अब देखिए करंट का डायरेक्शन बी से ए चला गया, तो पहले नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा था ए से बी जब था तो ए की तरफ, अब बी से ए की तरफ है, बी से ए की तरफ करंट जा रहा है तो नीडल का डिफ्लेक्शन बी की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ हो गया कि जब किसी सर्किट में आप करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब जिस तरह सपोज एक मैग्नेट को लाए, दूसरा मैग्नेट उसके पास रखे तो उसमें क्या होगा, या तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, तो अब इसकी डिफ्लेक्शन तभी करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए फिगर 2 और फिगर 3 में जो है मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि फिगर 1 में मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया गया है। जब स्विच को ऑफ कर दिया गया तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू 0 है। जब करंट का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब इसके लैंग्वेज को देख लें। सबसे पहले क्या किए हम लोग, लैंग्वेज में जाएंगे। टेक ए वायर ए बी, एक वायर ए बी लिया गया, एक मैग्नेटिक नीडल NS लिया गया, प्लेस किया गया वायर के नीचे। तो वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर दिए। जैसे हम लोग एक हैंड फैन आप देखे होंगे, हैंड फैन आप देखे होंगे कि इस तरह से सर्कुलर वे में घूमता है, तो सेम वही चीज़ समझिए, एक वायर है, इसके नीचे हैंड फैन की तरह मैग्नेटिक नीडल है। तो एक मैग्नेटिक नीडल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है फ्रीली हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिए, यहाँ इस पॉइंट को देखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट देन मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट में डिफ्लेक्शन हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब ये करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हुआ। इसके बाद फिर देखिए, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ वायर इज रिवर्स, अगर डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो अगेन फिर से डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या है, चेंज है, अब नॉर्थ ईस्ट में हो गया। तो बस यही चीज़ समझना है, जिधर से करंट जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब उसी के अपोजिट, कहने का मतलब करंट ए से बी जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए की तरफ, यानी जहाँ से करंट आ रहा है उसको अपोज करेगा तो ए की तरफ। फिर बी से आ रहा है तो डिफ्लेक्शन किसकी तरफ, बी की, और इसीलिए एक बार नॉर्थ वेस्ट में तो एक बार नॉर्थ ईस्ट में। तो ये था आपको स्टड एक्सपेरिमेंट, जिसके मदद से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि करंट, किसी भी वायर में करंट देने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट तो आपने समझ लिया, किसी वायर में करंट देने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या हो गया, एक चीज़ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टैटिक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है, वहीं मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पे जब कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो ऑब्वियसली उस केस में मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए, तो देखिए ऑलरेडी पहले से उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके कारण वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ध्यान से देखेंगे उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो चीज़ हमको जानना है। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में क्या है, लेट ए चार्ज पार्टिकल Q है जिसको प्रोजेक्टेड किया गया विथ वेलोसिटी v से प्रोजेक्टेड किया गया इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, देन इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड अपॉन फ्यू फैक्टर्स। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, हमने क्या कहा, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कीजिए, तो आप जानते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल, ऑलरेडी ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हमको बता चुका है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देंगे तो आप जानते हैं दो फील्ड एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट देखिए,
द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज के। यानी अगर आपको चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाएंगे तो फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। दूसरे केस में देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो एग्जर्ट होता है उसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा चीज देखिए, द वेलोसिटी, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और कंपोनेंट जो लेते हैं यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो वो होता है आपको v sin थीटा। यानी जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किए तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करने से वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, दूसरा फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे, तीसरा फैक्टर्स साइन थीटा पे, यानी वाई का, इसको आप बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। अब देखिए तीनों को एक दूसरे, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से जाएंगे तो आप जानते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, क्यू भी बी साइन थीटा। अब एक चीज और जान लीजिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यू भी बी साइन थीटा के। तो अब इस केस में बात करेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो आप कांस्टेंट आएगा। तो इस केस में क्या लिखिएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू भी बी साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, के क्यू भी बी साइन थीटा, अब ये आया। अब k यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है, हेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट विच इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक कांस्टेंट फोर्स, और इस केस में k का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1। तो f इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला था आपका k क्यू भी बी साइन थीटा, k क्यू भी बी साइन थीटा। अब देखिए चूंकि k का वैल्यू 1 है तो k का वैल्यू 1 होगा, तो इस केस में f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू इस केस में क्या आ गया, क्यू भी बी साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे है लिखा हुआ एफ इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं ए बी साइन थीटा, या ये आप पढ़ चुके हैं ए क्रॉस बी बराबर 11th में कि ए बी साइन थीटा क्या होता है। ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखिए भी बी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं भी क्रॉस बी। तो नीचे एक फॉर्मूला आप देख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू भी क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने से वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा इसका वैल्यू किसके बराबर, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू भी क्रॉस बी के बराबर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट क्या है, देखिए इसी पॉइंट से रिलेटेड, चूंकि आप जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू भी क्रॉस बी है। अब F क्या है, तो F हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब अगर किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को, यानी जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है उस चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रख दिए तो वो जो फोर्स एक्सर्ट किया आपको पता है, फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। अब या क्यू इंटू भी क्रॉस बी। अब 3 कंडीशन होता है या 4 कंडीशन आप बोल सकते हैं जिस केस में मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होगा। पहला कंडीशन क्या है, अगर Q का वैल्यू 0 हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर Q के जगह आप 0 पुट करेंगे तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। दूसरा केस आइए, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल 0 यानी वेलोसिटी 0 हो तो उस केस में Q इंटू इन प्लेस ऑफ भी क्या करेंगे, भी के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो फिर से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, 0। तीसरा देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो उस केस में भी F इज इक्वल टू, चूंकि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू भी बी साइन थीटा, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये फोर्स भी क्या होगा आपका, 0 होगा। चौथा केस क्या है ये भी समझेंगे। अब 3 केस तो समझ गए, चूंकि फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू वी बी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
तो 3 चीज़ पे तो डिपेंड किया, अगर Q का वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फोर्स 0, V का वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फोर्स 0, B का वैल्यू 0 तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0। इसका अब ये देखिए ये साइन थीटा पे भी डिपेंड करेगा। अगर थीटा का वैल्यू आप 0 लेते थे तो साइन 0 0 होता है, तो थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब Q भी साइन 0, तो यहाँ इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अगर आप 180 डिग्री लीजिएगा तो इस केस में F इज इक्वल टू Q भी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये 0 होता है, तो यहाँ भी इस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। यानी एक चीज़ और देखिए ध्यान से, अगर मान लिया जाए ये आपको मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का है वैल्यू, इसको B से डिनोट करते हैं। अब कोई चार्ज पार्टिकल है, इसमें मूव कर रहा है, ऐसे इस वे में मोशन कर रहा है, यानी उसका डायरेक्शन सेम है। यानी अभी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी, यानी इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अभी 0 एंगल बन रहा, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आपको क्या होगा, ये 0 के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो कि यहाँ पे दिखाया गया। अब क्या लिखा गया देखिए, ये चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल, पैरेलल तो समझ गए, ये अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड था और ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस दोनों ही केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग ए पैरेलल और एंटी पैरेलल to the direction of magnetic field, it does not experience any force। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, चार्ज पार्टिकल का क्या वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में क्या हो जाएगा, आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, जिसका वैल्यू 0 के बराबर। अब कंडीशन पे आइए, अगर Q आपका पॉजिटिव है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो इस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन के क्या होगा, सेम होगा। अगर इस केस में ध्यान से देखेंगे V क्रॉस B, इसका जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन के क्या होगा, सेम होगा। अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव है तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, यहाँ पे हम चूँकि फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू आप जानते हैं Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू कितना, V क्रॉस B, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको ये भी पता है I क्रॉस J K होता है, यानी ये परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या बोले, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B है, V क्रॉस B है, इसका मतलब ये हो गया F जो है, ये F परपेंडिकुलर है V के भी, या F ऐसे लिखिए, F परपेंडिकुलर है, नीचे लिखा हुआ V के भी, और F परपेंडिकुलर है इस केस में B के भी। अब आएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे समझेंगे, तो मान लिया जाए एक पॉइंट हम दिखाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका वेलोसिटी है। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले मूव करते हैं वेलोसिटी, चूँकि आप जानते हैं फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, तो हमको V से B जाना है, V से B जाना है। ऐसे सोचिए, इस पॉइंट पे इस दोनों को जो मिला रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट पे एक कोई भी निडल ले लीजिए या पेन ले लीजिए, उसको V से B की तरफ मोड़िए। जब आप V से B की तरफ मोड़ेंगे तो आप देखेंगे पेन कहाँ जा रहा है, बाहर। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, एक पॉइंट B है, हमको V से B की तरफ जाना है। ऐसे अगर किसी चीज़ को यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ऐसे का मतलब क्या, इस तरह से घुमा रहे हैं किसी चीज़ को, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज किसी चीज़ को घुमाएंगे तो उस चीज़ का डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड। वहीं पे अगर सोचिए, इस केस में थोड़ा सा और कर दूँ, यहाँ पे अगर वेलोसिटी है अभी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का, तो हमको B से B जाना है। अब ये ऐसे हो गया, इस केस में डायरेक्शन इस तरह से जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो इसका मतलब ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब जाएगा तो वो इनवर्ट जाएगा। ये मेन पॉइंट है आपको डायरेक्शन समझने के लिए। अब एक चीज़ और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा हम लोग देखेंगे, इसके अलावा डायरेक्शन डिफाइन करने के और भी रूल्स हैं, उस रूल्स को भी हम जानेंगे। देखिए और कौन से रूल्स हैं, एक और पॉइंट आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिखाना चाहिए। यहाँ भी आप देखिए, फोर्स
से कहाँ, वेलोसिटी से कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक। यानी इस पॉइंट को हम बोले, इस पॉइंट पे एक टिप ले लीजिए, मान लीजिए इसको हम लोग, ये 1 सेकंड के लिए और जाएंगे, इसको हम लोग स्क्रू रूल भी बोलते हैं। स्क्रू रूल क्या है कि अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे टेल मिल रहा है, उस टेल पॉइंट पे अगर एक स्क्रू ले लेंगे और स्क्रू को भी से बी की ओर मोड़ेंगे तो आप देखेंगे स्क्रू कहाँ जा रहा है। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो अंदर जाएगा या तो बाहर। तो आप भी से बी की ओर घुमा रहे हैं, यानी ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो आउटवर्ड होता है, और जब क्लॉकवाइज किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वो इनवर्ड जाएगा। यानी नोट को अगर कसना हो तो आप क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया। अब 2 चिन्ह के बारे में, 2 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम ज़रूर बताना चाहेंगे। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों रिप्रेजेंटेशन नहीं समझते हैं तो आपको दिक्कत होगा आगे मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन में। एक चीज़ देखिए, एक होता है क्रॉस लाइन, एक होता है डॉट लाइन। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 वाले फिगर में क्रॉस लाइन के अंदर आपको क्या क्या दिखाया गया है। आपको 2 चीज़, क्रॉस लाइन के अंदर फोर्स और किसको दिखाया गया, वेलोसिटी को। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी को क्रॉस लाइन के अंदर दिखाया गया तो इस केस में जब आपको क्रॉस लाइन होगा तो इस केस में ऑलवेज डायरेक्शन होता है इनवर्ड बोलिए या डाउनवर्ड बोलिए। अगर डॉट लाइन है, डॉटेड लाइन में आप दिखाए हैं फोर्स और वेलोसिटी को, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है तो इस केस में ऑलवेज आउटवर्ड। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत जगह बुक में दिया, और डॉट लाइन से डिनोट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। कहाँ होगा, आउटवर्ड। एक बार फिर से इसको हम बोल दें, डॉट लाइन से अगर डिनोटेड है एरिया तो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको आउटवर्ड। क्या होता है, आउटवर्ड। अगर क्रॉस लाइन से डिनोटेड है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है। कहाँ होता है, इनवर्ड बोलिए या डाउनवर्ड। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसके अलावा डायरेक्शन डिफाइन करने का एक और रूल है, फ्लेमिंग साहब ने डायरेक्शन डिफाइन करने का एक और रूल दिया। उसमें क्या बोल रहा है, आपको अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर बेसिकली ध्यान देंगे, थंब, फर्स्ट फिंगर, थंब, इसके बाद फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर की बात कर रहे हैं। वी स्केच द फर्स्ट फिंगर, इसके बाद सेंट्रल फिंगर जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, एंड थंब। आप समझ गए, यानी 3 उंगली की बात कर रहे हैं। एक थंब के बगल में जो है वो हो जाएगा, आपको ध्यान से देखेंगे, वी स्केच द फर्स्ट फिंगर, इसके बाद थंब, और सेंट्रल फिंगर का मतलब जो मिडिल फिंगर है, यानी जो इसका तीसरा पोजीशन। अगर हम अपने थंब की बात, अगर अपने हम फिंगर की बात करें, 5 फिंगर्स हैं, उसमें 2 फिंगर्स को आपको पहले ही मोड़ लेना है, थंब को, इसके बाद फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से मोड़ना है कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब थंब के परपेंडिकुलर होना चाहिए 4 फिंगर, और 4 फिंगर के परपेंडिकुलर होना चाहिए मिडिल फिंगर। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप इसको मोड़ देंगे तो सबसे पहले आप जानिए कि किसको किसको मोड़ना है। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को, लेफ्ट हैंड के, इसको ऐसे मोड़ना है कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उस केस में फर्स्ट फिंगर जो है ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड को। कौन सा फर्स्ट फिंगर, समझ गए, थंब के बगल में जो है वो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सेंट्रल फिंगर ऑलवेज, एक बार फिर से, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा आपको करंट या वेलोसिटी को, और थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। एक बार फिर से, इफ वी वेंट थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन दिस वे, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड and middle finger represent velocity and current, और last thumb represent always magnetic force। ये है आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर आप अपने बाएं हाथ के 3 फिंगर को इस प्रकार मोड़े कि थंब यानी अंगूठा, इसके बाद फर्स्ट फिंगर यानी पहला उंगली, और मिडिल फिंगर यानी जो मिडिल में है मिडिल फिंगर, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब उस केस में मिडिल फिंगर हमेशा वेलोसिटी और करंट को बताएगा, फर्स्ट फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और थंब हमेशा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉरेंज फोर्स।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंज फोर्स। तो सबसे पहला चीज़ है लॉरेंज फोर्स है क्या, किसको डिफाइन करते हैं। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप बोलेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल, यानी किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका जो सम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। और आपको पता है आपने ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर होता है QE। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के जगह हम लिखे हैं QE, और मैग्नेटिक फोर्स अभी तुरंत पढ़े हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से छोड़ा जाए तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा जिसका वैल्यू क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। तो इस केस में देखिए अब बात करते हैं इसमें केस 1 की। केस 1 क्या है, इफ़ एंगल बिटवीन V एंड B 0 डिग्री हो, अगर V और B के बीच का यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा, उस केस में सिर्फ और केवल सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा और फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू QE। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करें, अगर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कहने का मतलब अगर वेलोसिटी x एक्सिस में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में हो और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में हो, तो ध्यान से देखिए, मान लिया अगर वेलोसिटी x एक्सिस में है तो vi से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है तो vj से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में है तो vk से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं लॉरेंज फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब यहाँ से आ जाएं, F इज इक्वल टू फॉर्मूला है Q इंटू V क्रॉस B। तो E के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, E के जगह EJ, V के जगह क्या पुट करेंगे VI, B के जगह BK। हमने जब पुट कर दिया तो यहाँ देखिए Q इंटू EJ प्लस Q इंटू VI प्लस BJ। अब यहाँ से देखेंगे, अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, इसको I लिखिए, इसको J लिखिए, इसको K लिखिए। आपको पता है अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे I क्रॉस J लिखे तो I क्रॉस J की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको K, ये क्या होगा K, या J क्रॉस K की बात करेंगे तो क्या होगा I। हम क्या बोले एक बार फिर से, यहाँ पे I है, यहाँ पे J है, यहाँ पे K है, I J K। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब Q इंटू यहाँ पे देखिए VI क्रॉस K है, तो I क्रॉस K का मतलब गैप हो गया। अगर J क्रॉस K रहता तो I लिखते, I क्रॉस J को K लिखते, इसके बाद J क्रॉस K को I लिखते, K क्रॉस I को हम लोग क्या लिखते, J लिखते। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ I क्रॉस K। I क्रॉस K का मतलब हो गया ये माइनस J होगा, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया माइनस J। तो इस केस में QEJ प्लस QVB माइनस J। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो इक्विलिब्रियम केस में, तो अगर 0 होगा तो इस केस में यानी मैग्नेटिक फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो तो उस केस में क्या होगा, अगर F का वैल्यू 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू QEJ माइनस QVBJ। इस केस में 0 किए हैं, आप इधर वाला जो माइनस है QVBJ इसको इस साइड ले आइए, इसको इधर ले आए, तो QVBJ इज इक्वल टू QEJ, J और J कट जाएगा, Q और Q भी कटेगा, तो V इज इक्वल टू E बाई B। और यहाँ जो V है इसी V को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। यहाँ जो V है इस V को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी सिलेक्टर, या सिंपल वे में आप बोलिए ए वेलोसिटी सिलेक्टर इज द रीजन इन विच देयर इज नो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, a velocity selector is a region in which there is a uniform electric and यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एक्सर्टेड। यानी ऐसा वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, एक ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सर्ट करता है, उस रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।